Hello students, welcome to Success Inc. And this is our fourth class on टेंस। तो आप सभी को पता है बेटा कि हमने पिछली पिछली तीन क्लासेस में हम लोगों ने टेंस को समझा है ढंग से, और साथ साथ हमने टेंस की फॉर्मेशन को भी समझा है। फॉर्मेशन में बेटा हमने एक्टिव वॉइस और साथ साथ पैसिव वॉइस को भी कवर कर लिया था। उसके बाद बेटा शुरू होता है टेंस का। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने टेंस के एक्टिव और पैसिव फॉर्मेशन को देख लिया था। तो शायद अब आपको आवाज़ सही आ रही होगी। तो आज की क्लास शुरू करेंगे बेटा हम टेंस की एप्लीकेशन से। टेंस एप्लीकेशन। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो देख ही लिया था। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू की थी क्लास, है ना। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है किसी भी हैबिट या रूटीन एक्शन या फिर कोई भी रेगुलर एक्शन के लिए, है ना। अब मैंने यहाँ पे आपको दो चीज़ समझाई थी बेटा। पहली चीज़ ये हो सकती है सर कि वो आपको एग्जामिनर आपको कॉन्टेक्स्ट देकर क्या चेक करे, आपका टेंस चेक करे, है ना, कि टेंस की समझ है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि कुछ शब्द मिलेंगे या जिनको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं, जैसे डेली शब्द आ गया, है ना, यूजुअली शब्द आ गया, है ना, या फिर नेवर आ गया, आपका हार्डली आ गया। तो इन शब्दों से हमको पता चलता है बेटा कि जो टेंस है हमारा, या जो हमारे ये जो भी बात हो रही है इस सेंटेंस में, वो हमारा एक रेगुलर एक्शन है। ठीक है बेटा। कई बार मैंने आपको सेकंड तरीका भी बताया था इसमें कि हम कई बार टेंस को देखकर क्या डिसाइड करते हैं सेंटेंस की, या सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट को डिसाइड करते हैं, या फिर कॉन्टेक्स्ट का सीधा सीधा मतलब है बेटा सेंटेंस के हम अर्थ को भी समझते हैं। तो जैसे हमने कहा था कि कई बार क्या होता है, लिखा नहीं रहता है, ऐसे ऐसे जो शब्द है ना, जैसे डेली एडवर्ब जो है ये लिखे नहीं रहते हैं, तो फिर भी हमको वहाँ से कॉन्टेक्स्ट समझने में आसानी हो सकती है। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट तो यही था जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब हम बढ़ेंगे बेटा आज की क्लास में। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी के साथ शुरू कीजिए क्लास। तो सेकेंड जो इसका यूज़ है वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है बेटा। सेकेंड यूज़ क्या है सर, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यूज़ किया जाएगा। मतलब जब भी आपको कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बोलना है तो यू विल यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई भी साइंटिफिक फैक्ट, वो क्या माना जाएगा बेटा, एक यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँ तो बेटा क्या है कि वाटर इज़ फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब वाटर एक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, V1 के साथ ING है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके हिसाब से, टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से। बट बेटा अगर कॉन्टेक्स्ट देखो तो ये क्या है, एक तरीके का इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट, है ना, साइंटिफिक फैक्ट है। तो अगर बेटा ये साइंटिफिक फैक्ट है तो ये किस में लिखा जाना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसीलिए क्या आएगा, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये सेंटेंस सही हो जाएगा और ऊपर वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए, तो साइंटिफिक फैक्ट हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड है बेटा कोई भी मैथमेटिकल फैक्ट। ठीक है बेटा, कोई भी मैथमेटिकल फैक्ट भी यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 sorry my mistake, 2 + 2 = 4। ठीक है बेटा, = 4। अब है क्या बेटा, यहाँ पे वर्ब क्या है, इक्वल, 2 + 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है बेटा। थर्ड है कोई भी फिलोसॉफिकल फैक्ट। ठीक है बेटा, कोई भी फिलोसॉफिकल फैक्ट मतलब बेटा जब भी हम जीवन के ज्ञान के बारे में बात करते हैं, है ना बेटा, द विजडम ऑफ लाइफ इज नोन एज फिलोसफी। ठीक है बेटा। तो फिलोसॉफिकल फैक्ट
जैसे फॉर एग्जाम्पल डेथ कम्स टू ऑल, ठीक है, ये क्या है, एक फिलोसफिकल फैक्ट है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो लिखिए, अब याद रखिएगा बेटा, डेथ क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो इसीलिए डेथ कम्स टू ऑल होगा। डेथ कम टू ऑल होता तो क्या होता, गलत माना जाता, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन यहाँ पे लागू होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव। अब फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव मतलब जो लोग साहसी होते हैं, किस्मत उनको ही क्या करती है, उन्हीं का साथ देती है। तो बेटा इट इज़ अ फिलोसॉफिकल फैक्ट, ठीक है। सेकंड थिंग, सर ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो जो वर्ब है वो हमारी कैसे आनी चाहिए बेटा, सिंगुलर फॉर्म में आनी चाहिए, तो इसलिए हो जाएगा फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये था बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ बेटा, तो मैं आपको क्वेश्चन भी देता रहता हूँ साथ साथ, और फिर आपको रूल्स भी समझाता रहता हूँ। यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, कंप्लीट थ्योरी को कवर करेंगे, और उसके बाद अलग से क्लासेस चलेंगी जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे 10 से रिगार्डिंग, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे अभी, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या मिलते रहेंगे, एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे, आप अपने नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। बेस्ट पार्ट इसमें यही है कि आप अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए, और फिर जिस दिन हमारा ये टॉपिक कवर अप हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, अपनी क्लासेस की हम अपनी क्लासेस की के बेस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए थर्ड रूल पे आते हैं, ठीक है, या थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन इज, आप इसमें थोड़ा सा लिखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हेडिंग डालिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लिखिए व्हेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस begin with here or there, it shows that the action is taking place at present time, ठीक है बेटा। तो अगर कोई भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे शुरू हो बेटा, हेयर और देयर से, तो ये शो करेगा कि ये जो सेंटेंस है या ये जो वाक्य है ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, ठीक है बेटा। और जब भी, या फिर दूसरे रूप में आप समझिए, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हम हेयर और देयर से करते हैं तो हमको उसमें किस में लिखना चाहिए, उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने कहा हेयर कम्स द बस, ठीक है बेटा, और एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, हेयर कम्स द बस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर कि सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, हेयर और देयर से, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वर्ब या फिर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो किस में आएगा, सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में आएगा। या फिर मान लीजिए आपने कहा देयर शी गोज, देयर शी गोज, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन भी है इसकी पहचान, ठीक है बेटा। अब याद रखिएगा बेटा, कई बार क्या होता है कि जो वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट से पहले ही आ जाती है, जैसे इस वाले सेंटेंस में था, ये जो कम्स हमने लगाया V1 के साथ ऐसी है, सिंगुलर फॉर्म में लगाया क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग है, बस के अकॉर्डिंग है, ठीक है बेटा। बट जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है और वर्ब क्या है, बाद में है, जो कि ये किसके अकॉर्डिंग है, शी के अकॉर्डिंग। तो ठीक है बेटा, तो ये चीज़ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ेंगे कि कई बार वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट से पहले भी आ जाती है, कई बार वर्ब सब्जेक्ट के बाद भी, जनरली सब्जेक्ट के बाद ही आती है, बट कई बार वो पहले भी लिखी जा सकती है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट, अब बेटा याद रखिएगा, इसी के साथ साथ 3.A करके लिखिएगा, इसी के साथ साथ क्या होता है, हेयर और देयर से कई बार हम कमेंट्री को भी किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, ठीक है बेटा। कमेंट्री क्या है सर, कमेंट्री क्या है, कमेंट्स ऑन लाइफ
एक्शंस, लाइव एक्शंस पर होने वाले कमेंट्स भी क्या क्या कहलाते हैं, कमेंट्री। आप लोग आजकल आईपीएल देख रहे होंगे, तो बेटा जो भी उसमें चल रहा है वो क्या है, कमेंट्स ही तो चल रहे हैं, ठीक है ना। और आपको पता है सर, जो कमेंट्री होती है जनरली वो क्या होती है, एक इनफॉर्मल बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। भले ही वाक्य कॉन्टिन्यूअस है, बट फॉर्मल, सॉरी नॉट फॉर्मल बट इनफॉर्मल बोलचाल के कारण इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बेटा। इनफॉर्मल होने की वजह से, इनफॉर्मल बोलचाल होने की वजह से कमेंट्री को किस में लिखा जाएगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लिखिए। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल आया, हेयर कम्स। अब याद रखिएगा, ठीक है बेटा, कमेंट्स ऑन लाइव एक्शंस भी किस में शुरू होते हैं बेटा, हेयर और देयर से ही क्या होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को एक साथ ही लिख लिया, ठीक है ना बेटा। हेयर और देयर से जब भी सेंटेंस आपका स्टार्ट हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या फिर वो कोई कॉमेंट्री हो, तो बेटा हमेशा किस में लिखी जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखे, हेयर कम्स द मास्टर ब्लास्टर, ठीक है बेटा, कॉमेंट्री, ठीक है। देयर गोज अनदर 6, देयर गोज अनदर 6। तो जनरली बेटा रूल सेम ही है, ठीक है ना। अगर आप देखिए तो कमेंट्री भी तो बेटा जो कमेंटेटर होगा वो एक्सक्लेमेशन के साथ ही जो शो करेगा, वरना आपको मज़ा ही क्या आएगा, ठीक है ना। आपने सिद्धू की कमेंट्री भी सुनी होगी, तो कितना ज़्यादा उनको जोश रहता है, कितनी सडन फीलिंग्स आती है उनको हर बॉल पे, है ना, चेयर से भी उछल जाते हैं कई बार। तो बेटा जनरली देखा जाए तो जो कमेंट्री है ना, वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट बन रही है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों रूल्स को आप साथ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कलर में दिक्कत हो रही है फिर से, चलिए छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल लिखिए इसमें, या फोर्थ एप्लीकेशन लिखिए, फोर्थ यूज, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट that is a part of a fixed timetable, that is a part of a fixed timetable or fixed program, ठीक है बेटा। टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन, ठीक है बेटा। अब याद रखिएगा ये कैसा इवेंट है, फ्यूचर का इवेंट है, जो कि क्या होगा, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल, जो कि क्या होगा बेटा, फिक्स टाइम टेबल का एक पार्ट होगा या फिर फिक्स प्रोग्राम का पार्ट होगा। तो ये भी हमेशा किस में लिखा जाएगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, ठीक है ना बेटा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, क्वेश्चंस नहीं बना रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। देखिए, द ट्रेन लीव्स एट 5:20 PM, ठीक है ना बेटा। तो ट्रेन जाएगी कब, 5:20 पर। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे मैंने पूछा भाई मैच कब है, तो आप बोलोगे क्या, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock,
तो बेटा दोनों फ्यूचर एक्शंस हैं, बट क्योंकि ये किसका पार्ट है बेटा, फिक्स्ड टाइम टेबल का पार्ट है, तो इसी वजह से ये किस में लिखे गए, किस में लिखे गए बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर फिक्स्ड टाइम टेबल है बेटा। ठीक है, इसको विल शैल से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम मेंशन किया जाएगा कि इतने बजे ये काम होना है। ठीक है, मैच 9 बजे शुरू होगा। ठीक है, ट्रेन 5:20 पर जाएगी, तो इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बेटा, फिफ्थ इसका यूज ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है बेटा, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, बट याद रखिएगा बेटा नॉर्मल नहीं, कैसा, ड्रामेटिक। आपने बेटा हिस्ट्री की क्लास पढ़ी होगी, ठीक है, और हमारे यहाँ आपको पता है कि हिस्ट्री के बेहतरीन टीचर हैं धर्मेश सर, है ना, धर्मेश सर हिस्ट्री के टीचर हैं। तो आपने बेटा उनकी क्लास में देखा होगा कि वो किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को जब भी ये बताते होंगे, तो अगर वो नॉर्मल तरीके से बताएंगे तो बेटा क्लास बहुत ही क्या हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, है ना। तो जो भी हिस्ट्री के जो टीचर्स होते हैं जनरली वो अपनी क्लास को एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देकर ही पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देकर ही क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। इस कारण क्या होता है कि आप उस हिस्ट्री के उस समय पर पहुंच जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सर आपको अकबर के बारे में बता रहे हैं, तो बेटा अकबर इतना महान था या जो भी चीज़ें बताएंगे सर, ठीक है, तो आप उस समय उसी के समय में ट्रैवल करने लग जाओगे। ठीक है, तो वो होता है ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब हम शब्दों का चुनाव इस प्रकार करेंगे कि बच्चों के अंदर जोश आ जाए। अगर हम 1857 की क्रांति के बारे में बता रहे हैं, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में बातें चलनी चाहिए कि हाँ, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर क्या कर रही थी, बहुत बड़ा बहुत शासन तो कर ही रही थी, पर साथ साथ देश के ऊपर मतलब लोगों को काफ़ी परेशान भी कर रही थी, है ना, दमन कर रही थी लोगों को। तो उसी की विद्रोह के रूप में क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट बाहर आया। तो ये क्या होता है, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब होता क्या है बेटा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखे अकबर असेंड्स द थ्रोन। ठीक है, अकबर ने क्या किया, राज सिंहासन पर उसने, राजगद्दी पर वो बैठा, है ना, राजगद्दी उसने अपने कंट्रोल में कर ली। इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब भी आएगा तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टू मेंशन, आई थिंक ये होगा हमारा फिफ्थ, है ना, लिखिए टू मेंशन डैश, to mention first a proverb, second a quotation, या फिर थर्ड a saying। ठीक है बेटा, जब हम किसी प्रोवर्ब को, कोटेशन को या किसी कहावत के बारे में, है ना, सेइंग के बारे में बोलते हैं, तो वो भी हम किस में बोलेंगे बेटा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल प्रोवर्ब होती क्या है बेटा। ठीक है बेटा, तो प्रोवर्ब का मतलब होता है बेटा मॉरल ऑफ अ स्टोरी, कहानी का सार। ठीक है, प्रोवर्ब कहलाता है। अब कोटेशन क्या होता है सर, ये क्या होता है, टेकन वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट, है ना, टेकन वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट। जब हम किसी के लेख से कुछ शब्दों को लेते हैं तो उसको कोटेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये जनरली फॉर्मल कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम कोटेशन करते हैं ना, तो उसके जिसने वो शब्द बोले ना, उसका नाम भी हम शो करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कुछ ने कुछ बोला और यहाँ पे बाय उसका नाम आएगा। ठीक है, आपने देखा होगा लोग शेर और शायरी को शेयर करते हैं तो उसके नीचे क्या है, उनका नाम भी है, जिस व्यक्ति ने उसके बारे में बोला है। ठीक है, सेइंग क्या होता है बेटा, लिखिए स्पोकन वर्ड्स
स्पोकन वर्ड्स फ्रॉम फेमस पर्सन, स्पोकन वर्ड्स फ्रॉम फेमस पर्सन। ठीक है बेटा, ये शायद ऑरेंज कलर दिख नहीं रहा होगा बट मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, स्पोकन वर्ड्स फ्रॉम फेमस पर्सन। ठीक है, चलिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोवर्ब का एक एग्जाम्पल लिखें तो लिखिए स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आपके दिमाग में बेटा इस एग्जाम्पल से कौन सी कहानी आई है? आपको याद होगा एक कछुए और खरगोश की कहानी, है ना। तो वहीं पे हमको इस मोरल ऑफ स्टोरी मिला कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो बेटा ये क्या है? ठीक है ना, ये क्या है आपके पास यहाँ पे एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको यूज़ किया गया। ठीक है, अब याद रखिएगा बेटा ये एक बहुत अच्छा नियम होता है कि जब भी हम एंड से किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो वो तो प्लूरल आनी चाहिए ना, है ना बेटा। बट क्योंकि ये एक आइडिया या एक किसी एक वस्तु के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा बेटा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, नॉट ओनली स्लो, नॉट ओनली स्टडी, बट स्लो एंड स्टडी का कॉम्बिनेशन हो तभी आप क्या कर सकते हो, रेस को जीत सकते हो। ठीक है, कोटेशन का एक एग्जाम्पल लें तो लिखिए, फेमस है हर बुक में दिखता है बेटा, जॉन कीट्स सेज ऑब्लिक said, a thing of beauty, a thing of beauty is a joy forever, a thing of beauty is a joy forever। अब बेटा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सर जब भी हम बात करते हैं कोटेशन की तो जो अंदर लिखा है ना बेटा इसका टेंस आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये तो आपने कहीं से लिया है, वो जिस भी टेंस में होगा वो एज इट इज़ रहेगा। पर जो आप इसको डिस्क्रिप्शन कर रहे हो ना, ये इसको आप शो करोगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है बेटा, तो इसीलिए यहाँ पे सेड गलत हो जाएगा और सेज क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो याद रखिएगा आप अपने शब्दों को का ही टेंस चेंज करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास आता है, एक सेइंग का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास आया सुभाष चंद्र बोस सेज ऑब्लिक सेड इन्वर्टेड कॉमा, है ना, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। तो बेटा ये इनके शब्द है ना, दिल्ली चलो। अब ऐसे तो नहीं कि हम अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो हमको दिल्ली चलो को भी चेंज कर देना चाहिए और हम बोल देंगे लेट्स गो टू दिल्ली, ऐसा नहीं होने वाला है ना बेटा। तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, हाँ हमारे जो शब्द है, ठीक है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, है ना बेटा। तो जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसलिए वजह से, क्योंकि अब ये क्या है, एक सेइंग है ना बेटा, तो इसीलिए यहाँ पे सेड क्या हो जाएगा, गलत, और यहाँ पे सेज क्या होगा, सही। जबकि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एज इट इज़ होनी चाहिए अगर आप उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बता रहे। समझ आई बात। चलिए बाकी बेटा जो इसके रूल्स होते हैं, जो चेंज करते हैं स्पीच को, चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, वो हम नरेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। तो इतनी बात आपको समझ आई। चलिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट और पास्ट। तो अगर आपको टेंस को ढंग से समझना है ना, तो वैसे तो आपके पास सब कुछ आना चाहिए। ठीक है ना, आपके पास क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था बेटा कि आपके पास अगर आपको टेंस ढंग से पढ़ना है तो प्रेजेंट और साथ साथ बेटा पास्ट ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फ्यूचर भी है बट फ्यूचर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली विल शैल के ही ज़्यादातर हम देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ करते हैं बेटा। नेक्स्ट है आई थिंक दैट इज़ सिक्स्थ वन, है ना, सिक्स्थ वन लिखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट is used instead of
सिंपल फ्यूचर टेंस इन clauses of time and clauses of या clause of time in clause of time and clause of condition। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। कब? जब हमारे पास क्या हो, क्लॉज ऑफ टाइम हो या फिर हमारे पास क्लॉज ऑफ कंडीशन हो। ठीक है बेटा, इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, आई शैल वेट एक फ्यूचर का टेंस है, बट यहाँ पे क्या है, क्लॉज ऑफ टाइम है। क्लॉज ऑफ टाइम होता क्या है, ठीक है बेटा, ये है आपके पास क्लॉज ऑफ टाइम। बेसिकली क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी एक क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका एक क्या होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। बट इसमें क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है। सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है। अगर सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है तो यही ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। और अगर सब्जेक्ट इंक्लूड है तो यही ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, ये यू फिनिश योर लंच अपने आप में बेटा सेंटेंस का अरेंजमेंट सही है, बट इसकी कोई मीनिंग है नहीं, है ना। इसकी कोई भी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं है। यू फिनिश योर लंच कोई सेंस नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, तो इसीलिए क्या है, क्लॉज। ठीक है बेटा, और ये क्या किसको बता रहा है, क्लॉज ऑफ टाइम। मैं इंतज़ार करूँगा जब तक आप अपना लंच पूरा करते हैं। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस लिखिए, इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट। वी शैल गेट वेट। तो बेटा यहाँ पे जो सेंटेंस है वो दो सब सेंटेंस से बना है ना। हम भीग जाएंगे, ठीक है बेटा, हम क्या हो जाएंगे, हम भीग जाएंगे। ये आपका सेंटेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में ही रहेगा। बट ये जो क्लॉज है ये क्या है, यहाँ पे क्लॉज ऑफ कंडीशन। क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो यहाँ पे देख लीजिए वर्ब के साथ क्या आया, एस या ईएस आया। ठीक है बेटा, अगर जैसे यहाँ पे अगर शी आता ना तो हम यहाँ क्या कर देते, शी की वजह से शी फिनिशेस हर लंच। फिनिशेस होता है। चलिए एक बार इसको चेक कर लेंगे क्या फिनिश का फिनिशेस बन सकता है या नहीं। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी वर्ब आती है वो सिंगुलर रूप में आती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आप साथ साथ लिखते भी जाइए, ठीक है बेटा, लिखते भी जाइए। अब इसी में क्या है बेटा, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। या फिर जो कौन सा हुआ था अभी हमारे पास, फिफ्थ हो चुका था ना, सिक्स्थ, नो फिफ्थ नहीं हुआ था, सिक्स्थ हो चुका था, सेवन्थ में लिखिए बेटा एक एक्सेप्शन, अपवाद है यहाँ पर एक। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है सर, रूल क्या है सर, रूल तो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं होता। ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है बेटा।
बट एक्सेप्शन क्या है इस चीज़ का, ठीक है। फॉर एम्फेसिस वी कैन यूज डू और डज in affirmative sentence of present indefinite, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है, of present indefinite, ठीक है। बट जब आप क्या शो करो, जब आप बेटा emphasis शो करो तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो यूज़ नहीं होता, रूल तो ये है ना, यूज़ डू और डज का यूज़ नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में। बट अगर आप एम्फेसिस देते हो किसी बात पर तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसको समझते हैं बेटा, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे ये थोड़ा सा तब से चल ही रहा है, माई मिस्टेक। एक्चुअली क्या हुआ बेटा, आज मैंने 3 बार वीडियो बनाने की कोशिश करी और तीनों बार लाइट ने, इलेक्ट्रिसिटी ने, बिजली ने धोखा दे दिया। और कम से कम 45 मिनट्स तक की वीडियो लेक्चर मैं बना चुका था और 45 मिनट्स के बाद क्लास को कैंसिल करना पड़ गया। तो इस वजह से बेटा थोड़ा सा आज जो माइंड है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड चल रहा है ना। बट ये है कि अब ये क्लास तो प्रॉपरली चलेगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब इसके एग्जाम्पल देखें, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई वर्क फॉर माई फैमिली, आई वर्क फॉर माई फैमिली। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ ना, मैं अपने घर के लिए काम करता हूँ या मेहनत करता हूँ, है ना, काम करता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। बट अगर बेटा मैं आपको लिख के देता हूँ कि आई डू वर्क फॉर माई फैमिली, तो इसका अर्थ क्या बनेगा, इसका अर्थ बनेगा बेटा मैं ही तो अपने घर के लिए काम या मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, मतलब और कोई नहीं करता। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो डू है ना बेटा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एम्फेसिस शो कर रहा है, ठीक है बेटा। क्या शो कर रहा है, एम्फेसिस शो कर रहा है। तो अगर एम्फेसिस शो होता है, अब वही बात आ गई ना बेटा, टेंस में क्या है, कॉन्टेक्स्ट छुपा हुआ है, ठीक है बेटा। कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझ रहे हो तो इसीलिए आपको यहाँ पे आसानी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा इसका, तो आप हेडिंग में या नोट बना के लिखे या इम्पॉर्टेंट करके एक हेडिंग बना के लिखे, विद द फॉलोइंग वर्ब्स। आई थिंक दिस इज अ 8th रूल, है ना, दिस इज आवर 8th रूल। तो देखिए बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हम कितना डीप में पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो लिखिए विद द फॉलोइंग वर्ब्स, विद द following verbs generally we use indefinite form instead of या in place of continuous form, ठीक है बेटा। ये तो स्टेटमेंट है, ठीक है, बट इसको आप ढंग से समझना है। देखिए बेटा, विद द फॉलोइंग वर्ब्स जनरली वी यूज इंडेफिनिट फॉर्म इन प्लेस ऑफ कॉन्टिन्यूस फॉर्म। बेटा क्या होता है कि कुछ वर्ब आती है हमारे पास, मैं इस रूल को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से समझाऊंगा, आपने पढ़ा भी होगा बुक्स में, समझ नहीं आया होगा। तो बेटा क्या होता है कि कुछ वर्ब होती है, जब आप उनको जनरल सेंस में यूज़ करोगे ना, मतलब उनको एज इट इज़ फॉर्म में यूज़ करोगे तो उनकी शाब्दिक अर्थ निकलता है, समझ आई बात। तो इसीलिए उनको इंडेफिनिट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, SAIS लगा लो या फिर वैसे ही रहने दो, V1 के रूप में रहने दो। बट क्या होता है, जैसे ही आप उसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगाते हो तो बेटा उसका क्या होता है, एक अलग मीनिंग बन जाती है, डिफरेंट मीनिंग वहाँ पर बनने लग जाती है। तो इसलिए बेटा इस वर्ब की वजह से, क्योंकि वर्ब को जब हमने क्या किया,
नॉर्मल फॉर्म में रखा या इंडेफिनिट फॉर्म में रखा तो उसका एक नॉर्मल अर्थ आया, जनरल सेंस आया, जनरल सेंस बाहर आया। बट जैसे ही इसी वर्ब को हम कंटिन्यूअस फॉर्म में रखते हैं तो यहाँ पे अदर सेंस या फिर बोल सकते हैं स्पेसिफिक सेंस यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से बेटा हम क्या करते हैं, अब जो हम वर्ब लिखने जा रहे हैं हमने इसी रूल को दूसरे शब्दों में क्या बोला कि अब जो हम वर्ब लिखने जा रहे हैं इनको हम हमेशा क्या करेंगे बेटा, इनको हम हमेशा किस में लिखेंगे, इंडेफिनिट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चलिए इंडेफिनिट फॉर्म में ही लिखेंगे। अब कौन कौन सी वर्ब्स हैं, ठीक है बेटा, इसकी एक अच्छी खासी हमको लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है बेटा, चलिए तो फर्स्ट लिखिए, ए बनाकर लिखिए, वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ, देखिए इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हियर है ना, हियर का मतलब क्या हुआ, सुनना, और हियरिंग आप सभी को पता है, हियरिंग कहाँ होती है, कोर्ट में होती है, जिसको बोलते हैं हम सुनवाई। तो इस कारण बेटा, समझ आई बात, इस कारण जब हमको हेयर की ही बात करनी है, सुनने की ही बात करनी है, तो हम हेयरिंग नहीं बना सकते। तो इसका मतलब वहाँ पर हम कंटिन्यूस फॉर्म को नहीं लगा सकते, क्योंकि उस वर्ब की मीनिंग ही अलग हो जाएगी। समझ आई बात, ये इसका एक एग्जाम्पल था। अब इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट लिखिए बेटा, वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक है। वर्ब ऑफ परसेप्शन के उदाहरण लिखिए, सी, हियर, स्मेल, ठीक है, सी, हेयर, स्मेल, नोटिस, ठीक है, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टच, TOUCH, टच, टेस्ट, ETC। सेकेंड लिखिए, वर्ब ऑफ अपीरियंस। वर्ब ऑफ अपीरियंस, वर्ब ऑफ अपीरियंस हुआ बेटा जैसे लुक, अपीयर, यू लुक ग्रेट, इस प्रकार से ना, अपीयर, सीम, रिजेंबल, ETC। थर्ड लिखिए, वर्ब ऑफ इमोशन। वर्ब ऑफ इमोशन, ये हमेशा, ये सारी वर्ब हमेशा किस में लिखी जाएंगी बेटा, प्रेजेंट के, या फिर प्रेजेंट भी ना बोलें तो हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में ही लिखी जानी है, याद रखिएगा। वर्ब ऑफ इमोशन, जिसमें लिखिए वांट, विश, डिज़ायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रिफर, रिस्पेक्ट, ETC। ठीक है बेटा, ये हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में आना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, वर्ब ऑफ थिंकिंग। वर्ब ऑफ थिंकिंग या मेंटल प्रोसेस भी हम कह सकते हैं, बट थिंकिंग की वर्ब है, सोचने वाली। ठीक है, जैसे आया थिंक। अब थिंक का अलग मीनिंग है, थिंकिंग का अलग मीनिंग है। ठीक है बेटा, थिंक, सपोज, मैं आपको सारी लिखा रहा हूँ जो जनरली पेपर में आपको दिखेंगे। थिंक, सपोज, बिलीव, इसीलिए लिखना है। थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, ठीक है बेटा, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, थिंक हो चुका है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन और माइंड। ठीक है, डू नॉट माइंड, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसी के आगे बढ़ाते हैं। ई, वर्ब ऑफ पोजीशन। वर्ब ऑफ
पोजीशन, ये लास्ट है बेटा बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। वर्ब ऑफ पोजीशन जैसे लिखिए ओन, पोजेस, बिलोंग, BELO, बिलोंग टू, कंटेन, जैसे है ना द बकेट इज कंटेनिंग 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो कंटेनिंग नहीं होगा, कंटेन होगा। द बकेट कंटेन्स 5 लीटर्स ऑफ फ्रेश मिल्क, इस प्रकार से, ठीक है। कंटेन्स, हैव, आई एम हैविंग अ हेयर कट, आई हैव अ हेयर कट, आई हैव अ न्यू कार, इस प्रकार से ये अभी करेंगे इन पर चर्चा, ठीक है बेटा। हैव या फिर आपका कंसिस्ट ऑफ ETC, ठीक है बेटा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये सारी हमने बोला कि ये कुछ वर्ब हैं, ठीक है बेटा। ये क्या है, कुछ वर्ब हैं जो जनरली किस में आनी चाहिए, हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में आनी चाहिए, किसकी जगह कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, इंडेफिनिट फॉर्म में आनी चाहिए। कारण क्या था, कारण ये था सर कि अगर हम कुछ हमने कई सारी वर्ब ऐसी देखी कि जब हम उनको इंडेफिनिट फॉर्म में रखते हैं, मतलब ING नहीं जोड़ते, तो तब उनके शाब्दिक अर्थ बनता है, मतलब जनरल सेंस का अर्थ बनता है। जैसे ही हम उन पर ING जोड़ते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में लाते हैं, तो वो अदर सेंस या अदर मीनिंग शो करने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला हेयर का मतलब है सुनना, तो अगर हम सुनने की बात करेंगे तो हेयर ही तो बोलेंगे। जैसे ही हम उसको हेयरिंग कर देंगे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। तो इसीलिए वो कौन कौन सी वर्ब है बेटा, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाज वर्ब ऑफ पोजेशन, ठीक है बेटा। तो आप अगर लिखना चाहें जो हमने इसका रीज़न बताया, रीज़न लिखिए, रीज़न के बारे में अगर थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिखिए, रीज़न में लिखिए बेटा द वर्ब लिस्टेड अबव, द वर्ब्स लिस्टेड अबव have different meaning, the verbs listed above have different meaning in their continuous forms, ठीक है बेटा। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो बेटा ये जो है ना ये गलत माना जाएगा। पहले लिख लेते हैं, शी इज़ रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स या शी इज़ रिस्पेक्टिंग हर टीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट, रोहित इज़ बिलीविंग अस, he is wanting a new laptop, जैसे मेरे को चाहिए, बहुत मुश्किल आ रही है, पुराना ये जो मेरा जिस लैपटॉप से मैं आप वीडियो बना रहा हूँ बेटा, ये होगा अराउंड 2009 का, और अभी चल रहा है 2021, कितने साल हो गए, 12 साल, हाँ 9 या 8 का होगा। तो आप सोचिए कि चाहे जो भी रिसोर्सेज हों बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ बेटा, आज मैंने खुद 3 बार ट्राई किया, तीनों बार क्लासेस ख़राब बनी, बट फिर भी बात किसकी है बेटा, बात होती है डेडिकेशन की। अब ये चीज़ें हम पढ़ा के थक जाते हैं बेटा क्लासेस में, अगर आपकी डेडिकेशन नहीं है ना बेटा तो रास्ता नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा, ठीक है। आपको आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, परसिस्टेंस होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। आपको समय बहुत बार परेशान करेगा, इरिटेट करेगा, बोलेगा कि रास्ता छोड़ दो, नहीं हो पाएगा बेटा, बहुत बार होगा ऐसा। बट अगर आप अपने आप पर भरोसा करते हो तो बेटा आप कंटिन्यूस वे पर, रास्ते पर चलते रहोगे, और एक ना एक दिन भले ही बेटा, मैं ये नहीं गारंटी नहीं देता कि आपको सक्सेस मिलेगी, बट ये गारंटी देता हूँ बेटा कि आपको लास्ट में ना, जब जो लास्ट होगा, मतलब देखो हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी होंगे ना तो बेटा इतना गुड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, आप एक अच्छे इंसान बनकर तो बाहर आएंगे ही आएंगे। तो पढ़ाई बेटा यही है, इसीलिए इसको, विद्या को हमारे कल्चर में क्या देवी माना जाता है, सरस्वती माँ, है ना। कारण ये है बेटा, अगर आप इसको धारण करते हो ना तो भले ही आप सक्सेसफुल हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
बट बेटा आप अपनी लाइफ में क्या हो जाओगे, एक स्टेप अच्छे ज़रूर बन जाओगे। ठीक है, चलिए तो डेडिकेशन रखिए बेटा, ठीक है ना, डेडिकेशन रखिए हमेशा। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या बेटा, आई एम सीइंग यू, क्या हो जाएगा, आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। शी इज़ रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स, शी रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स। रोहित इज बिलीविंग हर, रोहित बिलीव्स अस। ही इज़ वांटिंग अ न्यू लैपटॉप, ही वांट्स अ न्यू लैपटॉप। तो इन्हीं कैटेगरीज के ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं। चिंता बिल्कुल मत करना क्योंकि क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है बेटा, अलग से करेंगे इन बातों पर। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट आवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो चलेंगे किस पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए बेटा, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कितने डेप्थ में पढ़ा। ठीक है, और ऐसे ही क्लास चलेंगी। ठीक है, चलिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है बेटा, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आप सभी को पता है कि हमने सक्सेस इंक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, अच्छा रिस्पॉन्स है सभी का। तो यहाँ पे बेटा हम लोग फर्स्ट अरिथमेटिक का बैच, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। मैंने आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, अगर नहीं है आपके पास तो ये है 9897832413। यहाँ पे आप व्हाट्सएप पर जुड़कर बैच के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। बैच की रिक्वायरमेंट सिंपल है बेटा, एडमिशन के लिए 3 डेज़ की आपकी डेमो क्लास चलेंगी। ठीक है, जो मैंने आज सोचा था बट हो नहीं पाएगा, कारण ये रहा कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। ठीक है बेटा, तो 3 डेज़ आपको डेमो मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर आपको डेमो पसंद आती है तो आप अपना नेम और कोर्स, ये दोनों चीज़ें व्हाट्सएप पर क्या करेंगे, सेंड करेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी ईमेल आईडी, ठीक है बेटा, ईमेल आईडी आप क्या करेंगे, सेंड करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि वो जीमेल आईडी हो, ठीक है, याहू या कोई और ना हो, क्योंकि जीमेल में ज़्यादा सुविधा रहेगी। ठीक है बेटा, होगा क्या कि लेक्चर्स आपके ईमेल पर सेंड होंगे, ठीक है, जिसको केवल आप ही देख सकते हैं और कोई भी स्टूडेंट नहीं देखेगा। जो 3 डेज़ की जो डेमो क्लासेस होंगी, ये क्या होंगी आपकी, ये आपकी मतलब ओपन होंगी। ठीक है बेटा, और जैसे ही 3 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद बेटा ये बैच बंद हो जाएगा, एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ समय तक एडमिशन चलेंगे, और उसके बाद आप अपनी मेल आईडी पर वीडियोस देख सकेंगे। ठीक है, वीडियो आप 6 मंथ तक कितनी भी बार देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन है 2 या 3 बार, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स उसको रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, टाइमिंग क्या होगी, क्योंकि बेटा पर डे एक वीडियो अपलोड होगी, है ना, पर डे एक वीडियो अपलोड होगी, और वहाँ पे वो जो टाइमिंग आप डिसाइड की है आपकी, कीजिए आपको कितने समय में पढ़ना है। ठीक है बेटा, बैच के फीचर्स क्या क्या होंगे, बैच फीचर्स ये होंगे बेटा कि फर्स्ट थिंग, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, पूरी जो क्लास होगी वो फार्मूला फ्री मैथ्स होगी। ठीक है बेटा, फार्मूला फ्री मैथ्स होगी। थर्ड बेटा, आप सभी को पता है ना, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग सिंस 2013 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं LIC में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्टेड था, उस चीज़ को मैंने छोड़ा। ठीक है बेटा, और उसके बाद मैंने टीचिंग पर ही अपना करियर फोकस कर रखा है। तो बेटा बात यह है कि मेरा कभी भी उद्देश्य ये नहीं रहता कि आपको टफ़ क्वेश्चंस देकर डिमोरलाइज़ किया जाए। ठीक है बेटा, टफ़ क्वेश्चन वाला सीन मेरे साथ नहीं रहता। ठीक है, मैं जो भी आपको कराऊंगा वो पेपर के लेवल के देख के ही कराऊंगा, चाहे वो मेंस का लेवल हो या फिर आपका प्री का लेवल हो, क्योंकि बेटा दोनों ही लेवल में हम सिर्फ जो बात करेंगे वो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर ही करने वाले हैं।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रखें और अननेसेसरी उनको कैलकुलेटिव बनाकर आपको डिमोलराइज करना, ये चीज़ नहीं होने वाली। ठीक है बेटा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत अच्छा एक कंपाइलेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप फॉर्मूला फ्री मैथ्स को आसानी से समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट पर मतलब फोकस रहेंगी क्लासेस। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगी क्लासेस। ठीक है, तो 3 days डेमो क्लास देखो, अगर अच्छा लगता है देन यू कैन ज्वाइन द बैच। चलिए ठीक है बेटा, ओके। सो अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको पता है इसका टेंस स्ट्रक्चर क्या था बेटा? पहली चीज़ इज एम आर के साथ V1 प्लस ING जुड़ जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन में फर्स्ट लिखिए टू मेंशन अ लाइव एक्शन, टू मेंशन अ लाइव एक्शन। ठीक है, अब क्या होता है बेटा? लाइव एक्शन का मतलब क्या होगा? जब हम उस बात की बात करें जो हमारे बोलते समय घट रही है। ठीक है बेटा, तो इसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, विच इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है बेटा, तो ऑब्वियस ही बात है सर, कैसे पता चलेगा कि कोई बात क्या है टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलते समय हो रही है? तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे? कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, और ये कीवर्ड्स नहीं होते, बेसिकली दे आर एडवर्ब। ठीक है बेटा, कैसे? नाउ, ये अगर ये लिखा हो, या फिर राइट नाउ। ठीक है, या फिर आया एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, या फिर आपने सेंटेंस में देखा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना बेटा, तो इनसे कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, समझ आई बात? या फिर आ गया करेंटली, ठीक है, प्रेजेंटली। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, कि कार्य अभी हो रहा है, ये बता रहे हैं कि कार्य जो हो रहा है अभी हो रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखिए राहुल इज रीडिंग अ नोवेल नाउ। ठीक है बेटा, तो इस नाउ की वजह से क्या हो रहा है, इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। ये नाउ नहीं होता ना, तो आप इसको किसी भी टेंस में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। राहुल रीड्स अ नोवेल, राहुल वॉज रीडिंग अ नोवेल, कुछ भी लिख सकते हैं। बट बेटा अगर नाउ आ गया तो इस एडवर्ब ने ही क्या कर दिया? इस पूरे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया। तो इस नाउ की वजह से ये किस में आना चाहिए? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू स्पीक, है ना, इज करेंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स। तो करेंटली आया ना बेटा, वहाँ पे करेंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स, तो कारण क्या बना? करेंटली। इसी वजह से इस सेंटेंस को हमने किस में लिखा बेटा? एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट सेकंड लिखिए टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन, टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन। जब भी आप पैरेलल एक्शन को करो, पैरेलल एक्शन क्या है? विच हैपन्स, विच इज नॉट हैपनिंग, which is not happening at the time of speaking, जो बोलते समय तो नहीं हो रहा है, but in the background, but background में चल रहा है। जैसे आजकल हम घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो नहीं पढ़, अभी तो खैर पढ़ रहे हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा बेटा क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर मैं सर BSc फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उस समय तो नहीं पढ़ रहे ना। या फिर आपसे पूछा गया बेटा क्या करो, तो आप बोले सर मैं B.Tech कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं M.Tech कर रहा हूँ, मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं बैंक PO की तैयारी कर रहा हूँ, मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ। तो बोलते समय तो नहीं कर रहे हो ना, बट बैकग्राउंड में आप उस चीज़ को कर रहे हो। समझ आई बात? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ कीवर्ड्स होंगे ये, जिससे हमको इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता चलेगा। ठीक है बेटा, कैसे कैसे कीवर्ड्स होंगे? जैसे आपने कहा दीज डेज, ठीक है, या फिर आपने कहा नाउ डेज। इज इट क्लियर? तो आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग
आई एम परसुइंग MBA these days, या आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSC एग्ज़ाम्स these days. इज़ इट क्लियर? चलिए, तो बेटा बाकी की जो इसके आगे की जो एप्लीकेशंस है या यूसेज है, ये हम किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। सो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है, कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन है तो यू आर फ्री टू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है बेटा। हमारा जो अभी कांटेक्ट जो है वो केवल किस पर है, व्हाट्सएप पर है। और जो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है बेटा, तो उसको ज़रूर आप क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं नोटिफिकेशंस वहीं पर धीरे धीरे उधर ही शिफ्ट करूँगा, ठीक है। सारे नोटिफिकेशंस उधर ही आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच समझने के लिए, पढ़ने के लिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को एक नए आयाम की ओर लेकर जाइए, ठीक है बेटा। जितनी डेडिकेशन आप अभी दिखाएंगे, जितना आप अभी पढ़ोगे, जितना आप अपनी आंखों में दर्द पैदा करोगे अभी बेटा, उतना ही अच्छा आपके लिए लॉकडाउन के बाद समय बनने वाला है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद बेटा सरकार, आपको पता है, बहुत प्रेशर में है। लॉकडाउन के बाद समय नहीं मिलना आपको पढ़ाई का, ठीक है ना। उसके बाद समय सीधे किसका होगा, एग्ज़ाम्स का होगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा समय है, आप घर पर रहकर फ्री बैठे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है बेटा। तो आराम से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच।